हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट बेस्ड आईआईटी जेईई और नीट यानी जीत के चैनल पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल आपका जेईई केमिस्ट्री फैकल्टी लेकर आया हूं एक और किल शॉर्ट कोर्स क्रैश कोर्स का 40 डेज क्रैश कोर्स का डे 12 का टॉपिक। डे 12 को हम डिस्कस करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। रेडॉक्स रिएक्शन कहने को तो बहुत ही लल्लू चैप्टर है क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है, सिर्फ एक कंसेप्ट पर आता है कि बैलेंसिंग कैसे करी जाती है रिएक्शन की या ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। यही दो सवाल आते हैं, लेकिन रेडॉक्स की एप्लीकेशन हर चैप्टर में कहीं ना कहीं आती है क्योंकि हर चैप्टर में कहीं ना कहीं आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना ही पड़ेगा। तो कहने को तो ये चैप्टर है बहुत छोटा, बहुत ही लल्लू चैप्टर है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन हर चैप्टर में। तो इसके जो कंसेप्ट है ये कहीं ना कहीं किसी दूसरे चैप्टर में यूज हो सकते हैं। हो सकता है यहां डायरेक्ट ना यूज हो, लेकिन दूसरे चैप्टर में बिल्कुल यूज हो सकते हैं। तो अपन चर्चा करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन की। सबसे पहले समरी देखेंगे, क्विक कंसेप्ट्स देखेंगे, उसके बाद विल मूव टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड फाइनली फॉलोड बाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात करना और रेडॉक्स रिएक्शन नाम के चैप्टर के बारे में बात करना। तो सबसे पहले लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन और डी इलेक्ट्रोनेशन व्हाइल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम इज कॉल्ड एज रिडक्शन और इलेक्ट्रोनेशन। अगर कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रही है, तो वी कॉल्ड इट एज ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर वही चीज कोई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रही है, तो हम कहेंगे कि वो चीज का रिडक्शन हो रहा है, यानी कि वो रिड्यूस हो रही है। वैसे तो देखो बचपन में हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये भी पढ़ा था कि ऑक्सीजन को ऐड करना इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन को निकालना इज रिडक्शन, हाइड्रोजन को ऐड करना इज रिडक्शन, हाइड्रोजन को निकालना इज ऑक्सीडेशन। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के टर्म्स के अलावा भी आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। किसी भी रिएक्शन में अगर आप देखो कोई चीज रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते वक्त इलेक्ट्रॉन को निकाल रही है तो वो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रही है, और अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है तो अपने आप को रिड्यूस कर रही है। नाउ ऑक्सीडेंट्स और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होंगे? आर द सब्सटेंसेस व्हिच ऑक्सीडाइज अदर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होंगे? जैसा नाम आ रहा है वो वाला काम वो दूसरों के साथ करेंगे। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में नाम आ रहा है ऑक्सीडेशन करने का, तो ऑक्सीडेशन वो दूसरे को करेंगे, खुद को नहीं करेंगे, दूसरे को करेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट नाम आ रहा है रिडक्शन करने का, तो वो दूसरों को रिड्यूस करेंगे, खुद को नहीं करेंगे, दूसरों को रिड्यूस करेंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे, और जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है वो खुद रिड्यूस होता है। तो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को तो ऑक्सीडाइज करेगा बट खुद रिड्यूस होगा, और एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को रिड्यूस करेगा बट खुद ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट्स कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट्स भी कहते हैं। Reductants or reducing agents are the substances which reduce others and itself gets oxidized by losing electrons. तो जो खुद इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और दूसरों को इलेक्ट्रॉन दिलवा दे वो रिड्यूसिंग एजेंट। जो दूसरों को इलेक्ट्रॉन दिलवा दे, जो दूसरों से इलेक्ट्रॉन निकाल ले और खुद गेन कर ले, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि दूसरों को से इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करना, तो ये किसी ऑक्सीडेंट का काम है या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम है। Now, some important oxidants used in oxidation are given below. Molecules of most electronegative elements such as O2, O3, halogens, ये सब अच्छे ऑक्सीडेंट्स होते हैं। कौन कौन से? O2, O3, हैलोजेंस, ये अच्छे ऑक्सीडेंट्स होते हैं, मतलब ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ये कहीं पे भी जाएंगे सामने वाले से इलेक्ट्रॉन निकाल कर लाएंगे, यानी कि सामने वाले को ऑक्सीडाइज करके लाएंगे। तो ये एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल ऑक्साइड सच एज MgO, कैल्शियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा आर इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेंट्स यूज्ड इन ऑक्सीडेशन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेंट्स होते हैं। कहीं पे भी जाएंगे, किसी भी जगह पर जाएंगे, सामने वाली चीज को ऑक्सीडाइज करेंगे, किसी के पास से भी इलेक्ट्रॉन निकाल कर लाएंगे, और इलेक्ट्रॉन किसी से निकालना मतलब उस चीज को ऑक्सीडाइज करना। तो ये सब अच्छे ऑक्सीडेंट्स होंगे, ये सब अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे। द कंपाउंड हैविंग ईदर ऑफ एन एलिमेंट इन देयर हाईएस्ट oxidation states such as K2Cr2O7, KMnO4, HClO4, H2SO4, HNO3, FeCl3, HgCl2, KClO3 etc. are also called as oxidants. कोई भी कंपाउंड में अगर कोई एलिमेंट है जो अपनी सबसे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद है, बशर्ते वो एलिमेंट एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है और उसमें भी सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट पे मौजूद है, तो वहां से वो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को नीचे करेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी अभी आगे हम चर्चा करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर की। जो चार्ज होगा फ्री एटम पर, किसी भी फ्री एलिमेंट पर, फ्री एलिमेंट के एटम पर जब कोई कंपाउंड में मौजूद होगा तो वो चार्ज उसके फ्री एटम का चार्ज उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है।
तो अगर कोई एलिमेंट है जिसके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, मतलब एक से ज्यादा दिखा सकता है, और किसी कंपाउंड में कोई एक एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, तो वो कंपाउंड 100% एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो एलिमेंट मौजूद है वो अपना ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम दिखा रहा है, अब वहां से वो अपना ऑक्सीडेशन नंबर कम ही कर सकता है, नीचे ही आ सकता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कम करेगा मतलब खुद को रिड्यूस करेगा, जो खुद को रिड्यूस करेगा वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, तो वो एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। ऑक्सीडेशन नंबर कम करना मतलब रिडक्शन करना, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाना मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाना, मतलब ऑक्सीडाइज करना। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। Permanganate ion acts as strong oxidizing agents and in acidic medium it always produces 5 electrons per formula unit irrespective of the reducing agent। परमैग्नेट आयन को बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मानते हैं। एसिडिक मीडियम में ये 5 इलेक्ट्रॉन तक प्रोड्यूस कर सकता है पर फॉर्मूला यूनिट, यानी कि एक मॉलिक्यूल एक फॉर्मूला में 5 इलेक्ट्रॉन तक वो निकाल सकता है किसी भी एटम से, किसी भी कंपाउंड से। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, तो ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन सा? परमैग्नेट आयन। परमैग्नेट आयन को बोलते हैं MnO4-। रीजन बीइंग क्यों? क्योंकि मैग्नीज की यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 है। मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहां पर वो +7 है, और यहां से वो मैग्नीज +2 में ही जा सकता है, यहां से वो मैग्नीज +2 में ही जा सकता है। तो यहां से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी आ सकती है? सिर्फ +2 आ सकती है। तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से वो कहां जा सकता है खुद को लेकर? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो मतलब ये क्या कर सकता है? खुद को 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। वो 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास कहां से आएंगे? 5 इलेक्ट्रॉन कैसे गेन कर सकता है? +7 से +2 बनना मतलब 5 इलेक्ट्रॉन गेन करना। वो 5 इलेक्ट्रॉन इसको कहां से मिलेंगे? किसी और से निकाल कर लाएगा, तो जिससे 5 इलेक्ट्रॉन निकाल कर लाएगा उसको ऑक्सीडाइज करेगा, और खुद के पास गेन कर रहा है तो खुद को रिड्यूस कर रहा है। जो खुद को रिड्यूस करे और दूसरों को ऑक्सीडाइज करे वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसलिए MnO4- दुनिया मतलब एसिडिक मीडियम में बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कंसेप्ट क्लियर हो गया MnO4- का? आगे बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट रिडक्टेंट्स। अब कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स की हम लोग बात कर लेते हैं। जितने भी मेटल्स होते हैं, सोडियम, एल्यूमिनियम, जिंक एटसेट्रा, एंड सम नॉन मेटल्स, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन, ये सब क्या होते हैं आपके? ये सब रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। क्योंकि मेटल के बारे में तो आप वैसे भी कहते हो जो खुद के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल सके, वो मेटल होते हैं, बिकॉज दे टेंड टू बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जो खुद के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है वो खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, राइट? और जो खुद के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है वो किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, मतलब उसको गेन करवा रहा होगा इलेक्ट्रॉन, तो उसका रिडक्शन कर रहा होगा। खुद का ऑक्सीडेशन, दूसरे का रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट का काम है ये। तो इसलिए मेटल्स को हम क्या मानते हैं? दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। मेटालिक हाइड्राइड सच एज सोडियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, KH, CaH2 एंड हैलोजन एसिड्स सच एज HCl, HBr, HI, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। दे आर वेरी गुड रिडक्टेंट्स, दे आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, so they are considered to be good reducing agents. The compounds having either of an element in their lowest oxidation state such as H2C2O4, FeSO4, Hg2Cl2, Cu2O and Cl2 are also called as reductants or reducing agents. ऐसे कंपाउंड जिसमें कोई एलिमेंट अपनी सबसे कम नीचे की स्तर पे ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद हो, सबसे लोअर स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन में मौजूद हो, तो वहां से वो क्या कर सकता है? अपना ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ बढ़ा सकता है, क्योंकि वो लीस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर पर ऑलरेडी है उस कंपाउंड में। तो उस कंपाउंड में जो एलिमेंट लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर है वो सिर्फ अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाना मतलब खुद को ऑक्सीडाइज करना, तो वो खुद को ऑक्सीडाइज कर सकता है। जो खुद को ऑक्सीडाइज कर सकता है वो किसी दूसरे को रिड्यूस कर सकता है, तो वो किसी दूसरे को रिड्यूस कर सकता है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो जो खुद को ऑक्सीडाइज कर सकता है वो किसी दूसरे को रिड्यूस कर सकता है, और इस तरीके से वो एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे। सो दे आर कंसीडर्ड टू बी वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। संपट पड़ी क्या बात? रिड्यूसिंग एजेंट्स को लेकर सारी कहानी संपट पड़ी क्या? तो ये होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में। मोरओवर, अगर हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना हो, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालना हो, तो सिंपल सा खेल है, उसका मोलार मास कर लेना। जो भी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स है उसका मोलार मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन बाय दैट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो या रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो जितने इलेक्ट्रॉन्स का वो एक्सचेंज मार रहा है उससे डिवाइड कर देना, मोलार मास को उससे डिवाइड कर देना, आपको उस ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। उस ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट का आपको इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। H2O2 is both oxidizing and reducing agent, but its equivalent as either oxidizing or reducing agents are the same, that is 17. H2O2 आपका कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो दोनों की तरह काम करते हैं। They can act as oxidizing as well as reducing agent. H2O2 हाइड्रोजन peroxide is one of them. हाइड्रोजन peroxide ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है और
रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है, लेकिन उनका जो इक्विवेलेंट मास है वो दोनों के फॉर्म में सेम है, दैट इज 17। H2O2 का जो मॉलिक्यूलर जो इक्विवेलेंट मास है वो सेम है, दैट विल बिकम 17, क्योंकि H2O2 विल बी 34 मोलार मास अपॉन इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज विल बी ऑलवेज 2, चाहे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करे या चाहे वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करे, हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स की एक्सचेंज वैल्यू होगी वो 2 होगी। तो 34/2 17, इसलिए इसका इक्विवेलेंट वेट हमेशा 17 रहेगा, चाहे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा चाहे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। नाउ व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, चार्ज प्रेजेंट ऑन फ्री एटम इन अ कंपाउंड विल बी इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। क्या होगा? द रियल और इमेजिनरी चार्ज, ये रियल भी हो सकता है या फिर आप एक काल्पनिक चार्ज मान सकते हो कि अगर एटम हट जाए तो ऐसा चार्ज आ जाएगा, ऐसा काल्पनिक भी मान सकते हो। विच एन एटम अपीयर्स टू हैव इन इट्स कंबाइंड स्टेट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट एटम। तो अगर मानकर चलो आपके पास A, B, 2, C, 3 एक मॉलिक्यूल है, तो ये कंपाउंड है जिसमें B जो है वो A के साथ और C के साथ लगा हुआ है। अब इस स्टेट में B के ऊपर का जो भी चार्ज होगा, B के ऊपर का जो भी चार्ज होगा जब वो A और C के साथ लगा है, तो वो B के ऊपर का चार्ज हम उसको बोल देंगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर। इट कैन बी रियल और इट कैन बी इमेजिनरी, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा जो भी बी पर चार्ज होगा। तो जो भी बी पर चार्ज होगा दैट विल बी कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। तो बी पर जो भी चार्ज आएगा उसको हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर कह देंगे। वॉट एवर इज द चार्ज ऑन बी, उसको हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर कह देंगे। सो दिस विल बिकम इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। अब उसको निकालने के लिए हमें ये इमेजिन करना पड़ेगा कि ए और C3 इसका साथ छोड़ के चले गए। अगर आपको बी पर चार्ज निकालना है तो हमें ये इमेजिन करना पड़ेगा कि ए और C चले जाएंगे, तो ए और सी चले जाएंगे तो बी पर कुछ चार्ज छोड़कर जाएंगे, वो चार्ज जो उस पर छोड़कर जाएंगे दैट विल बी इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। वो प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, डिपेंडिंग कि ए और सी कौन है उसके हिसाब से। सो द ऑक्सीडेशन, अब क्या कैसे रूल्स, कुछ रूल्स होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन करने के। देयर आर सर्टेन रूल्स जिससे हम ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन कर सकते हैं। कौन कौन से वो रूल्स होते हैं, उन रूल्स की हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो यहां पर देखेंगे द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स एलिमेंट्री स्टेट एंड इन अ कंपाउंड इज 0। जैसे हाइड्रोजन की H2 में और सल्फर की S8 में, क्योंकि हाइड्रोजन का एलिमेंटल फॉर्म मॉलिक्यूलर फॉर्म है H2, सल्फर का एलिमेंटल या मॉलिक्यूलर फॉर्म है S8, तो एलिमेंट की एलिमेंटल फॉर्म में या मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होती है। तो कोई भी एलिमेंट अगर आपका है जो कि एलिमेंटल फॉर्म में है, जैसे सोडियम सोडियम बन के ही रहता है, तो सोडियम जब सोडियम बन के रहेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहेगी। किसी कंपाउंड के फॉर्म में रहेगा तब कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, +1 आएगी तब, लेकिन जब वो एलिमेंटल फॉर्म में तो 0 रहेगी। तो कोई भी एलिमेंट अगर अपने एलिमेंटल फॉर्म में रहता है तो उस समय उसके ऑक्सीडेशन स्टेट 100% 0 होती है। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन इज इक्वल टू इट्स इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। ये तो बहुत सिंपल है, कोई भी आयन अगर आपको दिख रहा है तो उसके ऊपर का जो भी चार्ज है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। जैसे एल्यूमिनियम पे +3 दिख रहा है, +3 का चार्ज दिख रहा है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो गई, +3 प्रिसाइसली। जो भी आपका आयन है उसके ऊपर जो भी आपको चार्ज दिख रहा है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो एलिमेंटल स्टेट में 0 होती है और आयन के फॉर्म में जो भी चार्ज होता है वो उसके बराबर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। थर्ड थिंग, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1 इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड्स। फ्लोरीन कहीं पे भी जाएगा, कोई से भी कंपाउंड में मिलेगा, एलिमेंटल को छोड़ के, एलिमेंटल में 0 होगी, बाकी किसी भी कंपाउंड में मिलेगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 होगी। उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 होगी फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन दुनिया का सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। कहीं पे भी जाएगा इलेक्ट्रॉन उचका के लाएगा। इवन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बहुत अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन फ्लोरीन उनके भी पापा है, मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर फ्लोरीन और ऑक्सीजन का कोई कंपाउंड बनता है, कभी O2F2 OF2 ये कंपाउंड बनते हैं, तो फ्लोरीन पर नेगेटिव आता है, फिर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाता है। मतलब फ्लोरीन के सामने तो ऑक्सीजन भी बोलता है मैं चोरी नहीं कर सकता, मैं मेरे ऊपर प्लस चार्ज है। चोरी मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ नहीं खींच सकता, क्योंकि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तभी उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ऑक्सीजन बोलता है भाई साहब फ्लोरीन सामने खड़ा है, मैं इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता, तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा, तो ऑक्सीजन से फ्लोरीन खींच लेगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन तो फ्लोरीन पे माइनस, ऑक्सीजन पे प्लस, और फ्लोरीन पे कौन सा माइनस, सिर्फ एक ही माइनस आएगा एज एन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज -1। फ्लोरीन कहीं भी जाएगा एक ही चार्ज लाएगा, कौन सा, -1। तो फ्लोरीन पर -1 का चार्ज आएगा। नेक्स्ट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल इज ऑलवेज +1 एंड दोज ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल इज +2। तो सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो +1 होता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम,
कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +2 होगा। ये होते हैं ग्रुप 1 एल्कली मेटल, ये होते हैं ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कली मेटल का हमेशा चार्ज कभी भी कंपाउंड में होंगे ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। एल्कलाइन अर्थ मेटल हमेशा कभी भी कंपाउंड में होंगे ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। एलिमेंटल में हुए तो 0 होगा सिर्फ, ठीक है, ये बात याद रखना। ये रूल्स है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के आपको, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर पर सवाल आता है, और अगर सवाल नहीं आता तो बाकी चैप्टर्स में निकालना पड़ सकता है। मैंने कहा ना, एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन हर चैप्टर में ऑलमोस्ट देखने को मिलेगी। और क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स में फलाने कंपाउंड, फलाने एलिमेंट के हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने होते हैं, तो वो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के रूल्स यहीं से आते हैं, उन्हीं रूल्स की यहां पर मैं बात कर रहा हूं। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 एक्सेप्ट इन आयनिक हाइड्राइड्स वेयर इट इज -1। हाइड्रोजन कहीं भी जाएगा +1 लाएगा, क्योंकि बेचारा सबसे शरीफ एलिमेंट है पूरी केमिस्ट्री में। सबसे मासूम, सबसे भोला, सबसे प्यारा बच्चा कौन है? हाइड्रोजन है। कहीं भी जाएगा लपाड़ा खाएगा, लपाड़ा खाकर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल कर दे देगा, तुरंत दे देगा 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री में पैसा है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन छीन लेगा उससे। तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा हमेशा और +1 का चार्ज आएगा, सिवाय एक केस के जहां वो हाइड्राइड बनाएगा, जैसे मेटल हाइड्राइड। हाइड्राइड अगर बना रहा है तो हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव आएगा, मतलब फिर हाइड्रोजन, ये जो शरीफ भोला प्यारा बच्चा बोल रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन उचका के ले आएगा। अब ये किस कंडीशन में लाएगा? सिर्फ एक ही कंडीशन है, जब वो हाइड्राइड बनाएगा, प्रिसाइसली मेटल हाइड्राइड्स। मेटल हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन -1 दिखाएगा, अदरवाइज हाइड्रोजन कहीं पे भी जाएगा +1 का चार्ज ही दिखाएगा। तो हाइड्रोजन कहीं पे भी जाएगा +1 का चार्ज दिखाएगा। 2 ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ नाइट्रोजन आर -3 and +3 व्हेन इट इज बॉन्डेड विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स रिस्पेक्टिवली। नाइट्रोजन के पास सबसे अच्छी वेराइटी है ऑक्सीडेशन स्टेट की, -3 से ऑलमोस्ट +3 तक सारे दिखा देता है। नाइट्रोजन मतलब -3 में भी, -2 में भी, -1 में भी, 0, +1, +2, +3 सब में एग्जिस्ट कर सकता है। नाइट्रोजन के पास सबसे ज्यादा वेराइटी है अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की, तो -3 से +3 तक सारे ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन दिखाता है। ऑक्सीजन कहीं भी जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लाएगा? -2, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? -2। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है और 2 इलेक्ट्रॉन कहीं भी मिले लपेट लेगा, तो -2 का चार्ज अपने ऊपर हमेशा लाएगा, सिवाय किसमें? पर ऑक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स में। पर ऑक्साइड में उसका चार्ज होता है -1, जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, H2O2 में ऑक्सीजन -1 है। जहां भी ऑक्सीजन की बॉन्डिंग ऑक्सीजन से देखोगे उसको पर ऑक्सी लिंकेज कह दोगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बॉन्डिंग साथ में देखोगे तो पर ऑक्सी लिंकेज दे दोगे। तो दोनों ऑक्सीजन पर एक एक -1 दे दोगे, पहले ऑक्सीजन पे -1, दूसरे ऑक्सीजन पे -1, तो पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, और सुपर ऑक्साइड पे तो -1/2 होता है। जो सुपर ऑक्साइड्स होते हैं वहां पर चार्ज उसका क्या होगा? -1/2, तो -1/2 होगा, जैसे NaO2 सोडियम सुपर ऑक्साइड, NaO2 में -1/2 होता है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन इज ऑलवेज -1 इन मेटल हैलाइड्स। हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किसी की भी बात करो, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 होता है, चाहे वो मेटल हैलाइड्स में हो चाहे किसी भी कंपाउंड में हो। हैलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, दैट इज -1। जैसे फ्लोरीन का वैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबका -1। क्लियर हो गया? तो ये फिक्स है -1, बशर्ते ऑक्सीजन के साथ लगे हो तो फिर अलग कंपाउंड बन जाएंगे, लेकिन फ्लोरीन अगर ऑक्सीजन के साथ लगा हो तो फ्लोरीन पे -1। In interhalogen compounds, the more electronegative element out of the 2 halogen atoms get the oxidation number of -1। अब मानकर चलो interhalogen compounds है। What do you mean by interhalogen compounds? जिसमें 2 halogens ऐड हुए, तो 2 halogen जैसे IF7 interhalogen है, 2 halogen से बना हुआ है, तो इसमें जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का -1 होगा, तो फिर आयोडीन का +7 हो जाएगा, क्योंकि 7 फ्लोरीन है ना, तो -1 × 7 -7 हो जाएगा। तो इसमें जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस पर -1 आएगा, दूसरे वाले पर फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जितना भी पॉजिटिव होगा। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, क्योंकि हैलोजेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 में होती है। लेकिन अगर 2 हैलोजन है, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स मतलब हैलोजन से ही बना है, तो फिर जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर -1 आएगा, उस पर -1 आएगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल्स इन अमेलगम्स एंड कार्बोनिल्स, दैट इज कार्बोनिल या अमेलगम में हमेशा 0 होता है। तो मेटल कार्बोनिल अगर आपके पास मौजूद है, मेटल कार्बोनिल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप पढ़ोगे डिटेल में, मेटल कार्बोनिल्स मतलब मेटल और कार्बोनिल के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो उस केस में मेटल के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। तो अमेलगम बनाए या कार्बोनिल ग्रुप्स बनाए, वहां पर हमेशा मेटल के साथ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यह भी याद रखना है।
तो ये मेटल के साथ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। नाउ देयर इज अ नोट, नोट क्या कह रहा है, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज अ होल नंबर, इट कैन नीदर बी जीरो नॉर फ्रैक्शनल, व्हाइल ऑक्सीडेशन नंबर मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इट कैन बी जीरो और फ्रैक्शनल। क्लियर हो गया? वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग है। वैलेंसी मतलब एक्चुअली उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की संख्या चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए, चाहिए या लूज करना है, जो भी करना है इलेक्ट्रॉन की संख्या के साथ, वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए करता है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो वो हमेशा होल नंबर में होंगी, वो हमेशा होल नंबर में होंगी, या तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या 2 गेन करेगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि 2/3 इलेक्ट्रॉन लूज करे। 2/3 इलेक्ट्रॉन कैसे लूज कर सकता है? इलेक्ट्रॉन के टुकड़े थोड़ी ना हो सकते, या तो 2 करेगा या 3 करेगा, 2/3 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। लेकिन जो चार्ज होगा उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट, जब बाकी एटम हट जाएंगे, वास्तविक में हट जाएंगे या काल्पनिक रूप से हट जाएंगे, तो वो चार्ज कुछ भी आ सकता है। वो होल नंबर भी आ सकता है, वो फ्रैक्शन भी आ सकता है, वो जीरो भी आ सकता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी के बारे में जानना। तो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में ये बहुत डिफरेंस होता है जो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एज इट्स टू हाफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ रेडॉक्स रिएक्शन। अ रेडॉक्स चेंज अकर साइमल्टेनियसली। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक हिस्सा ऑक्सीडाइज हो रहा हो एक ही रिएक्शन में, और दूसरी कोई स्पीशी उसी रिएक्शन में जो मौजूद है वो रिड्यूस हो रही हो, तो ऐसी रिएक्शन मिलकर बनाती है रेडॉक्स रिएक्शन। और याद रखना, रेडॉक्स रिएक्शन साइमल्टेनियस होता है, मतलब ऐसा नहीं होता कि अकेला ऑक्सीडेशन हो जाए रिडक्शन हो जाए। कभी दुनिया में अकेला ऑक्सीडेशन किसी का नहीं हो सकता। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो डेफिनेटली रिडक्शन भी हो रहा होगा, और अकेला रिडक्शन भी नहीं हो सकता कि अगर रिडक्शन हो रहा होगा तो डेफिनेटली साथ में ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा। दे बोथ प्रोसेस अकर साइमल्टेनियसली। रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियस अकर करते हैं, और तब जाकर रिएक्शन बनती है रेडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन तो साइमल्टेनियस अकरिंग होती है दोनों रिएक्शंस की। तो इसलिए रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं कि कभी भी इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो कोई तो होगा जो गेन कर रहा है, या अगर कोई गेन कर रहा है तो कोई तो होगा जो लूज कर रहा है। बिना लॉस के गेन नहीं हो सकता और बिना गेन के लॉस नहीं हो सकता। तो गेन है तो लॉस है, लॉस है तो गेन है, क्योंकि किसी एक के पास से इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास जा रहे हैं। तो इसका मतलब रिडक्शन जहां है वहां ऑक्सीडेशन भी है, ऑक्सीडेशन जहां है वहां रिडक्शन भी है, दोनों साथ में होंगे। इसलिए रिएक्शन 100% कंप्लीटली रिडॉक्स रिएक्शन मानी जाएगी। So that reaction will be called as redox reaction. Now there are different types of redox reactions. अलग-अलग टाइप के redox reactions होती है। Intermolecular redox reactions, जहां पर प्रॉपर्ली आपको एक मॉलिक्यूल रिड्यूस करेगा और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज करेगा। सो वन ऑफ देम इज ऑक्सीडेंट एंड अदर इज रिडक्टेंट बिटवीन टू सब्सटेंसेस, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर होगी। फिर एक होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहां पर दो चीजें कंबाइन होंगी, कंबाइन होकर एक बनेगी, लेकिन वो जो एक चीज है उसमें से एक रिड्यूस कर रहा होगा, मतलब एक अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा और एक अपने आप को रिड्यूस कर रहा होगा। प्रोडक्ट एक ही है, लेकिन उस एक प्रोडक्ट में जो दो आइटम है उनमें से एक ने अपने आप को ऑक्सीडाइज किया होगा, एक ने अपने आप को रिड्यूस किया होगा। ये है मेन चीज जो इसमें अपन को देखने को मिलती है कॉम्बिनेशन में। यहां पर तो मॉलिक्यूल ही अलग हो गया, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर हो गई। एक ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट पूरा मॉलिक्यूल अलग है, एक रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल पूरा अलग है, लेकिन यहां पर आपका एक ही मॉलिक्यूल बना है जिसके अंदर एक हिस्सा ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक हिस्सा रिड्यूस होकर बन रहा है। तो ये हो गई आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज व्हाट? Displacement reaction. Displacement reaction in which atom or ion in a compound replaced by other atom or ion. These are further divided into two types. Metal displacement reaction. तो metal displacement reaction भी redox होगी, जिसमें metal जैसे कॉपर सल्फेट की बात करें तो कॉपर यहाँ +2 के चार्ज पे था, SO4 -2 था, जिंक 0 था। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट हुआ तो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, बीइंग मोर रिएक्टिव। जिंक कॉपर को लात मार के ZnSO4 बना लेगा और कॉपर को अकेला निकाल देगा। कॉपर अकेला निकला एलिमेंटल में तो 0, Zn +2 और SO4 -2। अब देखो कॉपर +2 से कहां पहुंच गया? कॉपर 0 पर। अपना ऑक्सीडेशन नंबर कम कर लिया, मतलब खुद को रिड्यूस कर लिया। जो खुद को रिड्यूस करेगा वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। Zn 0 से कहां पहुंच गया? Zn +2 पर। ये देखेंगे Zn +2 पर, मतलब अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा लिया, तो मतलब अपना ऑक्सीडेशन कर लिया। और जो ऑक्सीडेशन करता है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो जो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा इट विल बी अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये Zn 0 से +2 पहुंच गया। कंसेप्ट समझ में आया पूरा? ये होता है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स का फंडा, जो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखने को मिलता है। इवन नॉन मेटल की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होती है, जिसमें एक नॉन मेटल को डिस्प्लेस करता है। तो नॉन मेटल की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होती है। उसमें क्या होगा? नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इन विच नॉन मेटल इज डिस्प्लेस्ड, नॉन मेटल ही डिस्प्लेस हो जाए। जैसे Na है, H2 है, तो यहां से H एक H चला गया, H2O मतलब HOH,
तो सोडियम ने आकर H को लात मार दी तो H निकल गया, 2 बार किया ऐसा तो 2H निकले मतलब H2, तो H डिस्प्लेस हो गया। अब H2 में H था +1 पे और H2 में मतलब H2O में +1 पे था और H2 में 0 था, क्योंकि H2 एलिमेंटल फॉर्म है ना, तो यहां 0 है और H2O पानी ऑक्सीजन के साथ था तो +1 से 0 गया, खुद को रिड्यूस किया, तो इसने दिखाया खुद का रिडक्शन। Na0 से +1 पहुंच गया, ये +1 पहुंच गया, तो यहां पर उसको कहेंगे कि उसने दिखाया ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट। तो यहां आपको दिखता है किसका डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल का होता हुआ। तो ये भी आपकी क्या हो गई, रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। फिर एक और रिडॉक्स रिएक्शन होती है विच इज कॉल्ड एज इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, अब इसमें क्या होगा, एक मॉलिक्यूल ही होगा, उसका एक हिस्सा ऑक्सीडाइज करेगा और दूसरा हिस्सा रिड्यूस करेगा। दिस इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर। आर द रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ वन एलिमेंट ऑफ अ कंपाउंड एज वेल एज रिडक्शन ऑफ अदर एलिमेंट ऑफ द सेम कंपाउंड। सेम कंपाउंड, बेसिकली इसको डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन भी बोलते हैं कि आपका एक एलिमेंट है, वो 2 प्रोडक्ट आपके बना रहा है, एक ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, एक रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। तो कोई अदर एक एलिमेंट है जो एक प्रोडक्ट में ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरे प्रोडक्ट में रिड्यूस्ड हो रहा है, बट फिलहाल उसको हम इंट्रामोलिकुलर की कैटेगरी में रखेंगे। तो इंट्रामोलिकुलर में जैसे अमोनियम ऑक्सलेट दिख रहा है आपको, Cr2O7, तो ये अमोनियम आपको जो दिख रहा है K2Cr2O7 की जगह पोटेशियम डाइक्रोमेट की जगह अमोनियम डाइक्रोमेट आ गया। नॉट दिस इज ऑक्सलेट, दिस इज डाइक्रोमेट, Cr2O7। Cr2O4 होता तो क्रोमेट हो जाता है, C2O4 सॉरी, लेकिन ये अमोनियम डाइक्रोमेट है, तो दिस इज अमोनियम डाइक्रोमेट। अब यहां पर देखोगे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट एक तो बदल रही है और एक क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बदल रही है। तो यहां पर ये जो रिएक्शन हो गई जिसमें एक ही मॉलिक्यूल 2 प्रोडक्ट दे रहा है, एक ऑक्सीडाइज और एक रिड्यूस, तो ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन को हम इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एक ही मॉलिक्यूल 2 प्रोडक्ट दे रहा है, ये ऐसा हम इसमें पहली बार देख रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। देन वी हैव ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन और डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, आर द रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ द सेम एलिमेंट। अब इसमें सेम एलिमेंट होगा, इसमें कंपाउंड सेम था लेकिन एलिमेंट अलग थी, ये डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं था, ये इंट्रामोलिकुलर था, ये इंट्रामोलिकुलर था। ये डिस्प्रोपोर्शनेट जैसा है बट नॉट एग्जैक्टली द डिस्प्रोपोर्शनेट, इसे हम इंट्रामोलिकुलर कहेंगे, क्योंकि कंपाउंड एक है लेकिन कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट है वो अलग अलग, एक ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है, एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा रिड्यूस हो रहा है। डिस्प्रोपोर्शनेट में क्या होगा, कंपाउंड भी एक एलिमेंट भी एक, बनाएगा 2 प्रोडक्ट, एक ऑक्सीडाइज एक रिड्यूस्ड। तो यहां पर मानकर चलो Cl2 + 2OH माइनस है तो ClO माइनस Cl माइनस H2 दे रहा है। अब देखो Cl2 यहां है तो ये 0, ClO माइनस यहां पर है तो Cl पर यहां +1 का चार्ज आ जाएगा यहां पर, क्योंकि मान लेते हैं इसका X है, ऑक्सीजन का -2 है और इक्वल टू -1, तो X विल बी इक्वल टू -1 + 2, तो X इक्वल टू +1। यहां +1 का चार्ज आ गया और यहां -1 आ गया, तो यहां पर क्लियर दिख रहा है हमको कि क्लोरीन 0 से -1 जा रहा है, सॉरी +1 जा रहा है, तो अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, ये ऑक्सीडेशन होगा, और यही क्लोरीन 0 से -1 जा रहा है तो यही अपने आप को रिड्यूस करेगा, तो ये रिडक्शन हो गया। तो एक हो गया ऑक्सीडेशन, एक हो गया रिडक्शन, ये आपको देखने को मिला। तो यहां पर एक ही कंपाउंड है, एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही एलिमेंट है, एक एलिमेंट के 2 प्रोडक्ट बन रहा है, एक ऑक्सीडाइज एक रिड्यूस्ड, एक ऑक्सीडाइज एक रिड्यूस। तो पिछले केस में क्या हुआ था, कंपाउंड एक था लेकिन उसके अंदर एलिमेंट 2 अलग अलग थे, तो एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है उसी कंपाउंड का, दूसरा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है। यहां वो एलिमेंट भी सेम है भाई, ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो गई, उसकी कैटेगरी है बट ये है डिस्प्रोपोर्शनेट एक्चुअली, वो इंट्रामोलिकुलर थी, ये डिस्प्रोपोर्शनेट। क्लियर हो गया। अब आते हैं भाई साहब रिडॉक्स रिएक्शन को अपन बैलेंस कैसे करते हैं, हाउ टू बैलेंस आवर रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखो इनकी बैलेंसिंग नॉर्मली अलग तरीके से होती है, जैसे आपने 10th क्लास में बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन पढ़ा था वैसा नहीं होता है, वैसा तो इंक्लूड करना ही है क्योंकि अल्टीमेटली आपको एटम्स तो बैलेंस करने ही है, लेकिन आपको यहां पर चार्जेस भी बैलेंस करने होते हैं। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप चार्जेस बैलेंस ना करो या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को बैलेंस ना करो, आपको रिडॉक्स रिएक्शन में, क्योंकि कोई रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टेंट तरफ और प्रोडक्ट तरफ सेम होने चाहिए, ये आपको इंश्योर करना पड़ता है। तो यहां चार्जेस को भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो 2 मेथड होंगे, पहला मेथड है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में क्या होता है, स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शन लिख दें आयनिक फॉर्म, जो भी रिडॉक्स रिएक्शन है आप उसको आयनिक फॉर्म में लिख दें। स्प्लिट रिडॉक्स रिएक्शंस इनटू 2 हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। मतलब आप ये आइडेंटिफाई कर लो कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है, और 2 अलग अलग रिएक्शंस लिखो, एक ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन रिडॉक्स में जो दिख रही है, एक रिडक्शन वाली रिएक्शन जो रिडॉक्स में दिख रही है। तो ये 2 रिएक्शंस लिखे,
बैलेंस एटम्स ऑफ ईच हाफ रिएक्शन बाय यूजिंग सिंपल मल्टीपल्स। आप दोनों रिएक्शन के एटम्स को बैलेंस करें बाय सिंपल मल्टीपल। तो सिंपली मल्टीप्लाई करके आप उस रिएक्शन के एटम्स को बैलेंस करें, जैसे आप 10th में करते थे। ऑक्सीजन के 3 है तो वहां 3 कर दो, मतलब 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 है तो 2 से मल्टीप्लाई, ऐसा करके आप सिंपल जैसे बैलेंसिंग करते थे वैसा करोगे इंडिविजुअली। देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने का फंडा बदलेगा बस। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, if the reaction is carried out in acidic medium, add H plus ions and H2O to the appropriate sites. Similarly for basic medium, add OH minus and H2O to the appropriate site. अगर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है तो H प्लस और वाटर को ऐड करो अप्रोप्रिएट साइड, जहां पर वो कम है या जहां आपको लगता है ऐड करने से बैलेंस हो जाएंगे उस साइड ऐड कर दो। बेसिक मीडियम में OH माइनस और वाटर ऐड कर दो, तो OH माइनस और H2O ऐड कर दो जहां आपको लगता है कि ये अप्रोप्रिएट साइड है जहां पर आप बैलेंस कर सकते हो। बैलेंस द चार्ज ऑन बोथ द साइड्स, बैलेंस करें चार्ज को ऑन बोथ द साइड्स एंड मल्टीप्लाई वन और बोथ रिएक्शंस बाय सुइटेबल नंबर, एंड मल्टीप्लाई बोथ रिएक्शंस बाय सुइटेबल नंबर। तो आप बैलेंस करें चार्जेस को, जो दोनों साइड पर जो चार्जेस है उनको बैलेंस करें और मल्टीप्लाई करें सुइटेबल नंबर से, ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोथ इक्वेशंस में सेम हो जाए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब ऑक्सीडेशन जितना, ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन जितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है और रिडक्शन वाली रिएक्शन जितना गेन कर रही है, वो इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होनी चाहिए। तो आपको अप्रोप्रिएट इंटीजर से उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दैट इलेक्ट्रॉन्स गेट सेम और कैंसिल हो जाए। फाइनली दोनों रिएक्शन को ऐड करो, ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ को, और कॉमन टर्म्स को कैंसिल कर दो। सो एड द टू बैलेंस हाफ रिएक्शंस एंड कैंसिल कॉमन टर्म्स। इसके बाद आपको जो रिएक्शन ऑब्टेन होगी दैट विल बी अ कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल redox reaction, that will be a balanced redox reaction। तो वो बैलेंस redox reaction होगी। एक और मेथड होता है जो कि होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, या ऑक्सीडेशन नंबर के सारे से आप इसको बैलेंस करते हो। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में क्या होगा, assign oxidation number to the atoms in the equation and write separate equations for atoms undergoing oxidation and reduction। आप सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो पहले, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले रिएक्शंस को आप ऑब्टेन कर लो कि ये इससे ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये इससे रिड्यूस हो रहा है। Find the change in oxidation number in each equation and make the change equal in both the equations by multiplying with suitable integers। आप देख लो ऑक्सीडेशन नंबर का कितना चेंज हो रहा है, उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन कौन लूज कर रहा है, कितने गेन कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स को ऐड और माइनस कर दो, और दोनों रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज सेम होने चाहिए तो सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दो। लास्ट में आफ्टर एडिंग बोथ द इक्वेशंस कंप्लीट द बैलेंसिंग बाय बैलेंसिंग H एंड O। फाइनली आप लास्ट में क्या करोगे, बैलेंसिंग करोगे H और O की। तो इस तरीके से यहां पर आप क्या कह सकते हो कि पूरी रिडॉक्स रिएक्शन आपकी बैलेंस होगी। तो ये तो मेथड होते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड सिंपल मेथड है थोड़ा सा, लेकिन सही और सटीक मेथड जो प्रिसाइसली है वो है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, क्योंकि यहां पर आप दो रिएक्शन स्प्लिट कर देते हो, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, दोनों को इंडिविजुअली पहले बैलेंस करते हो और आखिरी स्टेप में जाकर दोनों को ऐड करके कंप्लीट बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन बनाते हो। क्लियर हो गया। अब चर्चा करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के कुछ क्वेश्चंस की, जो कि होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हम पहले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एंड देन इट विल बी फॉलोड बाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन में कह रहे हैं इन अ रिएक्शन 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू 1 मोल ऑफ HNO3। अच्छा, HNO3 के HNO3, तो यहां पर अपना HNO3 हो गया, इसका 1 मोल लिया है, ठीक है भाई, 1 मोल लिया, और इसको कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए, 4 मोल। 1 मोल को 4 मोल इलेक्ट्रॉन, मतलब एक मॉलिक्यूल को 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो पहले तो अपन एक काम कर लेते हैं, ये पता कर लेते हैं कि नाइट्रोजन अभी किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि अल्टीमेटली जब ये प्रोडक्ट बनाएगा तब ये 4 मोल इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे। तो अपन यहां पर ये पता कर लेते हैं नाइट्रोजन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इसके लिए मान लेते हैं नाइट्रोजन अभी X में, हाइड्रोजन का चार्ज हम मान लेते हैं, तो हाइड्रोजन का +1, नाइट्रोजन का +X, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो +-2 इंटू 3 टाइम्स, और ओवरऑल चार्ज 0, क्योंकि ओवरऑल HNO3 को छूने पे करंट नहीं लगेगा, नेट चार्ज 0 होगा। तो यहां से निकाल लेते हैं 1 + x - 6 = 0, so this implies x - 6 = 0, so this implies x = 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, मतलब x की वैल्यू यहां पर 5 आ गई, मतलब यहां पर नाइट्रोजन +5 पर है। अब अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो एक बात कंफर्म है कि नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +4 होगी, सॉरी +1 होगी, क्योंकि +5 में 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो 4 नेगेटिव आ जाएंगे, तो 5 + 5 से
-4 करना पड़ेगा, तो -4 करोगे +5 में तो +1 बचेगा, तो नाइट्रोजन की +1। सो द पॉसिबल प्रोडक्ट ऑब्टेन ड्यू टू रिडक्शन इज वो वाला जिसमें n की वैल्यू +1 है। तो अब अपन n की वैल्यू +1 पता कर लेते हैं किसमें, N2 में तो 0 है, सोचने की बात ही नहीं है। N2O में, N2O की अगर हम चर्चा करें, N2O की, तो ऑक्सीजन में -2, नाइट्रोजन पे +2, दो नाइट्रोजन पे +2, तो एक नाइट्रोजन पे +1। हमारा यही आंसर है, हमें +1 वाला नाइट्रोजन चाहिए, यही आंसर है। इसमें नाइट्रोजन का -2 तो 2 का -4 तो नाइट्रोजन +4, ये नहीं हो सकता। यहां पर -3 तो नाइट्रोजन पर यहां +3, ये भी नहीं हो सकता। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो यहां पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ये हमारा बिल्कुल सटीक आंसर है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि N2O में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है और हमारा प्रोडक्ट वही बनेगा जिसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो, तो N2O बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर हो गया? दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2, बट पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर देखेंगे, फोटोग्राफिक पेपर्स डेवलप्ड विद अल्कलाइन हाइड्रोक्विनोन। फोटोग्राफिक पेपर जो होता है वो डेवलप्ड होता है अल्कलाइन हाइड्रोक्विनोन के साथ। तो उसमें रिएक्शन ये होगी कि AgBr आपका रिएक्ट करेगा 2OH- के साथ और ये आपका बन जाएगा क्विनोन, बेसिकली हाइड्रोक्विनोन ये हो गया आपका। अब इस रिएक्शन में आपको देखना है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हाइड्रोक्विनोन इज द ऑक्सीडेंट, Ag+ इज द ऑक्सीडेंट, आपको ये बताना है, ठीक है। एक चीज देखो, Br यहां पर भी माइनस में, यहां पर भी माइनस में, तो Br तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन Ag जरूर कुछ कर रहा है, क्योंकि AgBr में Ag+1 है और यहां एलिमेंटल फॉर्म में आ गया तो 0 है, +1 से 0, ऑक्सीडेशन नंबर कम किया, ऑक्सीडेशन नंबर कम किया मतलब खुद को रिड्यूस किया, खुद को रिड्यूस किया, किसी और को ऑक्सीडाइज किया, ऑक्सीडेंट। तो Ag+1 इज ऑक्सीडेंट, तो Ag+ इज ऑक्सीडेंट 100%, ये हमारा करेक्ट आंसर है, Ag+ इज ऑक्सीडेंट। ठीक है, और देख लेते हैं, ये अल्कोहल से कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है, दिस इज ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। हाइड्रोक्विनोन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड 100%, ये जो मॉलिक्यूल है ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो ये अल्कोहल पार्ट था, ये कीटोन पार्ट में कन्वर्ट हो गया, मतलब ऑक्सीडाइज्ड हो गया, मतलब ये खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है। और अगर ये खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो मतलब दूसरों को रिड्यूस करेगा, तो दिस विल बी अ रिडक्टेंट, ये रिडक्टेंट होगा। और Ag हमारा ऑक्सीडेंट था, तो हमारा एक ऑप्शन तो आ गया दैट Ag+ इज द ऑक्सीडेंट, साथ में हाइड्रोक्विनोन इज द ऑक्सीडेंट नहीं, हाइड्रोक्विनोन इज रिडक्टेंट, हाइड्रोक्विनोन रिडक्टेंट कहीं दिया नहीं है, सिर्फ बी ऑप्शन ही करेक्ट है। ये हमारा बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही आंसर है, तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है, जो कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर हो गया? रिएक्शन को देखकर बस बताना है, और सबसे आसान तरीका है ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट का पता करने में, ऑक्सीडेशन नंबर देख लो, रिएक्टेंट तरफ कितना है और प्रोडक्ट तरफ कितना है। अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर पता कर लेते हो तो आपका पूरा काम हो जाएगा उसमें। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो ऑक्सीडाइज कर रही है वो चीज, और मतलब ऑक्सीडाइज कर रही है तो फिर वो रिडक्टेंट है, मतलब दूसरों को रिड्यूस करेगी, क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज हो रही है इसलिए। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटाओगे मतलब खुद को रिड्यूस करेगा, ऑक्सीडेशन नंबर घटाना मतलब खुद को रिड्यूस करना, तो फिर वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, तो इट विल बी कॉल्ड एज ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेशन नंबर कम करना मतलब वो ऑक्सीडेंट होगा। क्लियर हो गई ये बात? सेकंड क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच इज योर क्वेश्चन नंबर 3। ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ XYZ आर +2, +5 एंड -2 रिस्पेक्टिवली, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बाय दीज विल बी। अच्छा, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट दी हुई है, x की कितनी दी हुई है +2, y की कितनी दी हुई है +5 और z की कितनी दी हुई है -2, ये आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स दी हुई है। ठीक है, अब आप बताओ इसमें फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या होगा। एक काम कर लेते हैं, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगी, जिसकी भी 0 आएगी वही हमारा फॉर्मूला होगा, क्योंकि अल्टीमेटली कंपाउंड वो बनेगा जिसमें सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपस में कट कर एक स्टेबल न्यूट्रल मॉलिक्यूल देंगे, और स्टेबल न्यूट्रल मॉलिक्यूल तब देंगे जब आपस में ये लोग अपनी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट काट लेंगे। तो पहले वाले को सॉल्व करते हैं अपन, पहले वाले को सॉल्व करते हैं, X2YZ6 कैलकुलेट करते हैं। x की कितनी बोली +2, 2x है तो +2 × 2 प्लस y का कितना है +5, तो +5 प्लस z का कितना है -2, तो -2 × 6 देख लेते हैं कितना आएगा, +2 × 2 4 + 5 -12
9 माइनस 12 माइनस 3 विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमारा ये आंसर नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं, बी में क्या बोला है, xy2z6, xy2z6, ओके, xy2z6 में देख लेते हैं, तो +2 इंटू 2 x का, सॉरी x एक ही है ना, तो सिर्फ +2 प्लस y कितना है +5, तो +5 और 2 हैं, तो +5 इंटू 2, और z का कितना है -2, तो -2 इंटू 6 कितना हो गया, +2 + 10 -12, +2 + 10 is 12, 12 - 12 is 0, ये एग्जैक्टली 0 है, यही हमारा आंसर है, ये बिल्कुल 0 के बराबर आ रहा है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। बट लेट्स चेक फॉर अदर 2 ऑप्शंस एज वेल, क्योंकि हो सकता है मोर देन 1 करेक्ट आंसर हो, तो क्या करेंगे, वो भी लिखना पड़ेगा। फिर तीसरा देख लेते हैं, xy5, x की क्या है +2, ये तो नहीं होगा 0 क्योंकि सब पॉजिटिव है, +2 इंटू 5, +5 इंटू 5, सॉरी, +5 इंटू 5, 5 5 25 + 27, ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। x3yz4 और देख लेते हैं, x3yz4 कितना हो गया, x की +2 इंटू 3, y का +5 और z का -2, तो -2 इंटू 4, तो +2 इंटू 3 इज 6, +5 -8, 6 + 5 इज 11, 11 - 8 इज 3 विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो अल्टीमेटली ये भी आंसर नहीं होगा, अल्टीमेटली ऑप्शन एक ही आ रहा है जिसमें 0 आ रहा है, यही फॉर्मूला वो बनेगा, एंड दिस इज अवर आंसर। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, यही आंसर होगा, xy2z6 विल बी द फाइनल आंसर जो हमें देखने को मिलेगा। तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे फिर हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, आपके पास बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन है ये, I- reduces to IO3- to I2 and itself oxidize to I2 in acidic medium, ठीक है, तो I- रिड्यूस करता है IO3- को I2 में, और खुद रिड्यूस हो जाता, और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है I2 में, तो I- रिएक्ट कर रहा होगा किसके साथ, IO3- के साथ, एंड एसिडिक मीडियम में तो 100% H+ भी होगा, और IO3- को बना देता है ये I2, और खुद बन जाता है, खुद भी ऑक्सीडाइज हो जाता है I2 में, तो ठीक है, देयर विल बी I2 अल्टीमेटली एज अ प्रोडक्ट, ठीक है, तो यहां पर +H2O भी होगा, जाहिर सी बात है। अब इसको अपन बैलेंस कर लेंगे, तो बैलेंस करने में एक चीज देखो बहुत सिंपल है, हमें चार्जेस को भी बैलेंस करना है, सिर्फ एलिमेंट से बैलेंस करने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि अगर एलिमेंट को सिर्फ बैलेंस करना है तो ऑक्सीजन 3 है और यहां पर ये है, तो 3H2O कर देंगे, अब 3 ऑक्सीजन है 3, और तो ये 6H+ कर देंगे। लेकिन देखना ये है कि क्या हमारे पास चार्जेस भी बैलेंस है, एक बार चार्जेस को और देख लेते हैं, ये I- है तो -1 +6 +4 हो गया, इधर तो I2 + 3H2O है, तो अल्टीमेटली यहां पर भी हमारे पास जो चार्जेस होने चाहिए वो 0, यहां तो 0 चार्जेस है, क्योंकि यहां पर ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, तो ये तो 0 चार्जेस है, तो मतलब यहां पर भी हमें आपस में चार्जेस को कैंसिल करना है, तो चार्जेस को आपस में कैंसिल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 6H+ है और IO3- है और I- है, तो एक काम करते हैं, I- हम 5 ले लेते हैं, जिससे ये -5 हो जाएगा, और -5 -1 -6 होगा, +6 = 0 होगा, और यहां 5 I- लेंगे तो 5 और यहां कितने हो गए 1 6, तो ये 3I2 हो जाएगा, ये आपकी बैलेंस इक्वेशन हो गई। सिर्फ चार्जेस बैलेंस करने थे, बाकी सब कुछ सामने था। 5I- + IO3- + 6H+ gives 3I2 + 3H2O, ठीक है, तो 5I- ये वाला ऑप्शन है, ये वाला सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो बिल्कुल सही है हमारा कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आप उस मेथड से भी कर सकते हो, बट ये आप शॉर्टकट भी लगा सकते हो यहां पर, हालांकि शॉर्टकट हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन रिएक्शन बड़ी सिंपल थी, क्योंकि यहां पर मेरे को मालूम है सिर्फ आयोडीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, तो आपके आयोडीन का प्रोडक्ट बनेगा और H2O बन जाएगा, ये चीज पता थी, बस फिर चार्जेस को बैलेंस करने का खेल था, तो चार्जेस को जो इंडिविजुअल है उसको अपन बैलेंस कर देंगे, उस हिसाब से अपनी इक्वेशन आएगी, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है 4th क्वेश्चन का।
स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अब हम चलते प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस पे। तो विल डिस्कस अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बट पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, तो यहां पर कंप्लीट होते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आप आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर, यानी कि आईआईटी जेईई के पेपर में पिछले कुछ सालों में जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछे हैं, उन क्वेश्चंस को कुछ को डिस्कस करते हैं और कंसेप्ट समझते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि डायरेक्ट ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, लेकिन कंसेप्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, उस कंसेप्ट पर 100% क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन ये है, जेईई मेन ऑनलाइन 2013 का सवाल है। तो जेईई मेन 2013 का सवाल है। क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फंक्शन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनमें से कौन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फंक्शन नहीं कर सकता? वो नहीं कर सकता जो खुद को रिड्यूस नहीं कर सकता। और कौन रिड्यूस नहीं कर सकता खुद को? जो अपना ऑक्सीडेशन नंबर कम नहीं कर सकता वहां से। क्योंकि अगर किसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करना है, मतलब खुद को रिड्यूस नहीं करवा सकता वो, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है? खुद को रिड्यूस करना। और खुद को रिड्यूस नहीं कर सकता मतलब खुद का ऑक्सीडेशन नंबर अब कम नहीं कर सकता, मतलब वो उस कंपाउंड में ऑलरेडी सबसे कम ऑक्सीडेशन नंबर पे मौजूद होगा, जिससे और कम वो नहीं कर सकता। बात समझ में आई? तो वो कंपाउंड जिसमें एलिमेंट सबसे लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, वो कंपाउंड अपने आप को और फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकता, यानी कि इट कैन नॉट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सिंपल सी बात है, एलिमेंट or the compound in which element cannot reduce its oxidation number further or is present in the least oxidation state, will be the one which cannot act as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच कैन नॉट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे कौन है वो देख लेते हैं। आई माइनस पे है, -1 पर है, और मुझे लगता है आयोडीन का -1 सबसे लीस्ट है, बशर्ते हाँ ये जीरो बना सकता है, बट 0+ में चला जाएगा। तो आयोडीन का -1 जो है वो सबसे कम है, लीस्ट है, ये बिल्कुल आंसर हो सकता है। सल्फर का तो 0 है, लेकिन हमें पता है 0 से -2 और फर्दर अपना और कम कर सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां से और रिड्यूस कर सकता है। NO3 माइनस है, अब NO3 माइनस में नाइट्रोजन पर ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, ये तो 100% कम कर सकता है, क्योंकि +5 से -3 तक जा सकता है। NO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, कैसे पता? X मान लो, ऑक्सीजन का कितना मान लो? -2, 3 ऑक्सीजन है तो इंटू 3 इक्वल टू -1, तो X -6 इक्वल टू -1, तो x -6 इक्वल टू -1, तो x विल बी इक्वल टू +5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? +5, तो +5 से -3 तक जा सकता है। Cr2O7 2 माइनस में तो 100% ये +6 में, ये +6 में, और +6 से तो ये 0 जा सकता है, ये कम कर सकता है। तो सिर्फ आयोडीन -1 में जो मौजूद है वो और नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब -2 -3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, इसलिए हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज I-। तो I- जो होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा, I- जो होगा ये हमारा फाइनल आंसर होगा। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें ऑलरेडी -1 में है, अब इससे कम वो नहीं हो सकता, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, दैट इज -1। सिंपल क्वेश्चन था, 2013 जेईई मेन का सवाल है, बताओ, सिंपल लल्लू सवाल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बट पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को यहां पर हम अपन लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रहे? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन एनायंस SO3 -2 S2O4 -2 एंड S2O6 माइनस इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। अच्छा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो एक काम करते हैं, सबके ऑक्सीडेशन स्टेट पहले निकालते हैं। पहला निकालते SO3 -2 का, कितना मान लें? सल्फर का X, तो दिस इज X, तो ये हो जाएगा X
ऑक्सीजन का -2, तो -2 इंटू 3 इक्वल टू -2 इक्वल टू -2, तो x -6 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू +4। यहां पर x की वैल्यू आ रही है +4 SO3 -2 में। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं। सेकंड वी हैव इज S2O4 -2, तो यहां पर कितनी मान लेते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, अगेन x, लेकिन 2 है तो 2x प्लस -2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है तो -2 इंटू 4 इक्वल टू -2, तो दिस इंप्लाइज 2x -8 इक्वल टू -2, दिस इंप्लाइज 2x इक्वल टू -2 + 8 मतलब +6, तो x की वैल्यू +3, इसमें और कम है तो ये और पहले लिखा जाएगा S2O4। लास्ट S2O6 2-, थर्ड S2O6 2-, इसमें ज्यादा होगी, देखते हैं एक बार। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट x, तो 2x मानना पड़ेगा। ऑक्सीजन की -2 कितने हैं ऑक्सीजन, 6, तो इंटू 6 इक्वल टू -2, तो दिस इंप्लाइज 2x -12, 6 2 = 12 इक्वल टू -2, सो दिस इंप्लाइज 2x इक्वल टू -2 + 12, -2 यहां पर है, +12 वहां पर गया तो मतलब -12 वहां गया तो +12, तो +10 बचेगा, तो दिस इंप्लाइज x की वैल्यू आ जाएगी सिर्फ +5, x की वैल्यू +5। तो सबसे कम S2O4 2-, ऑक्सीडेशन स्टेट S2O4 2- में सबसे कम है S2O4 2-, उससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट इसके पास है SO3 -2 में, SO3 -2 में, और उससे ज्यादा यहां पर है S2O6 2- में, तो S2O6 2- में, तो S2O4 SO3 और S2O6 इंक्रीजिंग ऑर्डर यही है, इसमें +3, इसमें +4 और उसमें +5, +3 +4 +5 यही ऑर्डर है। ठीक है, तो S2O4 सबसे पहले आएगा, फिर SO3 -2 आएगा, फिर S2O6 2- आएगा। बिल्कुल सटीक है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही है सी ऑप्शन। ठीक है, डी नहीं है, सी ऑप्शन सही है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया, क्योंकि यहां पर हमने सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट्स पहले निकाले और फिर मॉलिक्यूल जो आयंस दिए थे उनको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स पर अरेंज किया, तो उस हिसाब से हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगेन जेईई मेन ऑनलाइन 2013 का ये सवाल था। क्लियर हो गया? अगले सवाल पे चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जेईई मेन 2013 का सवाल है, ये भी क्या कह रहा है? 6 moles of Cl2 undergoes a loss and gain of 10 moles of electrons to form 2 oxidation states of chlorine in an auto redox change। तो ये Cl2 है। अब Cl2 आपका 10 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर रहा है और गेन भी कर रहा है, तो पहले तो 10 इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगा तो +10 इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगा तो ये Cl बन जाएगा, Cl न्यूट्रल, और ये 2Cl हो जाएगा अगर 10 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इट विल बिकम 2Cl प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, +10 इलेक्ट्रॉन्स, और उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +5, क्योंकि Cl2 की यहां 0 थी, तो +5 × 2 करेगा तो +10, और ये 10 इलेक्ट्रॉन -10 न्यूट्रल हो जाएगी, तो Cl2 ये हो जाएगा। या फिर Cl2 ये होगा अगर 10 इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है तो +10 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और 10 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये Cl- बन जाएगा। क्या बन जाएगा? Cl-। तो अब यहां पर एक Cl एक इलेक्ट्रॉन लेगा, Cl- तो बनेगा, लेकिन एक Cl होगा ना जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। हम 10 इलेक्ट्रॉन गेन करवाना चाहते हैं तो भैया 10 Cl भी होने चाहिए, तो यहां 5Cl2 हो जाएगा। 5Cl2 मतलब टोटल 10 Cl- बनेंगे, तो 10 Cl- यहां पर आपके बन जाएंगे, तो ये 10 Cl- हो जाएंगे। अब क्या कर दे? दोनों को ऐड कर देते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 5Cl2 + Cl2 6Cl2 गिव्स 2Cl +5 वाला और 10 Cl-, तो 10 Cl- ये आपको दे देगा, तो 12 Cl हो गए ना, 6 2 = 12 और 2 Cl और 10 Cl- यहां पर, तो ये 12 Cl हो गए। तो अल्टीमेटली ये क्लोरीन आपको कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट का मिल रहा है? +5 का, और ये कौन सा मिल रहा है? -1 का। तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +5 और एक ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई -1। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज +5 एंड -1। तो यहां पर आपको 2 Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट मिलेगी, +5 और -1, एंड ये डिस्प्रपोर्शनेट है।
एक ही मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल ही एक बार ऑक्सीडाइज कर रहा है और एक बार रिड्यूस कर रहा है। Cl2 है, जहां ये खुद 0 है, यहां से 0 है और 0 से एक बार +5 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज कर रहा है और यहां से ये खुद को रिड्यूस कर रहा है -1, तो ये रिड्यूस कर रहा है। क्लियर हो गया? तो ये हो गई आपकी डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन, बट मोर ओवर चार्जेस कितने, +5 और -1, एक पर है +5 और एक पर है -1। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां पर हमारा कंप्लीट होता है रिडॉक्स रिएक्शन का पूरा पार्ट। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम वीडियो को कंक्लूड करेंगे। तो यहां पर कंप्लीट होती है हमारी रिडॉक्स रिएक्शन का क्रैश कोर्स का डे 12 का टॉपिक, जिसमें हमने समरी भी देखी। छोटा ही चैप्टर था तो समरी छोटी सी थी। उसके बाद हमने उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को आता है या बैलेंसिंग को लेकर आता है। ज्यादातर क्वेश्चन ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने के लिए ही आते हैं। और फिर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे। तो अगर इसमें से कोई क्वेश्चन बनना है तो वो बनना है आपके ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने का ही। ऑक्सीडेशन नंबर को निकालना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। फिर आती है बैलेंसिंग, फिर सेकंड नंबर पे आती है बैलेंसिंग। तो ये था हमारा वीडियो। अब अगला वीडियो आपको मिलेगा डे 13 का टॉपिक का, जो एक नया टॉपिक होगा। और इन केस अगर आप YouTube पर कोई लेक्चर मिस आउट करते हो या आपको एक प्रॉपर प्लेलिस्ट नहीं मिलती YouTube पर, तो बेहतर तरीका आप magnetbase.com आकर विजिट करें और magnetbase.com पर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करें। मैग्नेटबेस के आईआईटी जेईई सेक्शन में जाओगे तो आपको रेगुलर आईआईटी के सेक्शंस, आईआईटी के कोर्स भी मिलेंगे, साइड में क्रैश कोर्स का भी कोर्स होगा। वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो सारी सब्जेक्ट वाइज लिस्टिंग आपको मिलेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की सब्जेक्ट की वाइज लिस्टिंग पे प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे तो सारे लेक्चर्स नीचे आएंगे। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में वहां पर सारे लेक्चर्स हैं। और लेक्चर के आगे ड्यूरेशन भी लिखा हुआ है, सो दैट आप अपना टाइम के हिसाब से प्लान आउट कर लो कि कौन सा लेक्चर आपको कितने टाइम तक देखना है। तो पूरा टाइमिंग के साथ आपको ये ऑर्गेनाइज्ड प्लेलिस्ट यहां पर देखने को मिलती है। जैसे आप क्लिक करोगे आपको एक बफर फ्री हाई क्वालिटी का वीडियो स्ट्रीम होगा, बिल्कुल बफर फ्री वीडियो होगा, और जहां पर आप अपने नोट्स भी बना सकते हो और पढ़ाई भी कर सकते हो। बाकी आपको पता है मैग्नेटबेस के आईआईटी जेईई और नीट के चैनल पर आईआईटी की तो तैयारी चली रही है, रेगुलर कोर्सेज मिल रहे हैं, साथ में नीट की तैयारी भी चल रही है। नीट की केमिस्ट्री, नीट के फिजिक्स, नीट की बायोलॉजी, सारी चीजें आपको मिल रही हैं, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो भैया जितने तुम्हारे फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो जो भटके हुए हैं कि एक अच्छा चैनल मिल जाए जहां पर रेगुलर वीडियोस अपलोड हो, क्वालिटी कंटेंट हमें मिले, जहां पर हम अपने आईआईटी को क्रैक कर सके या नीट के एग्जाम को क्रैक कर सके, तो उनके साथ ये चैनल का लिंक, इस वीडियो का लिंक के साथ जरूर शेयर करें। और साथ ही खुद भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको हर सेशन का नोटिफिकेशन आए। टाइम टेबल वैसे फिक्स है, कम्युनिटी पोस्ट चेकआउट करते रहें, वहां पर पूरी चीजों का टाइम टेबल आपको मिल जाएगा। तो इसी तरीके से मैग्नेटबेस को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू।